नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों, जिसमें हम एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए हम मॉडल पेपर आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आज का हमारा यह मॉडल पेपर होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट एमपी 35 क्वेश्चन और पर्यावरण यानी ईवीएस के मोस्ट एमपी 35 क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, टोटल आपका ये 70 नंबर का मॉडल पेपर होगा, जिसमें दोस्तों आपके मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों को वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। आपको बताना है दोस्तों कि आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय क्या होता है। शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का जो अभिप्राय होता है वो शिक्षा देने की तीव्र इच्छा से भी होता है, शिक्षण के प्रति समर्पण से भी होता है और शिक्षा देने की क्षमता रखने से भी होता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दूं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से वह एक कौन सी सामग्री है जिसे प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर या एपीडिया स्कोप या परिचित्रदर्शी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के अंतर्गत नहीं आएगा वो है आपका कौन सा? ब्लैक बोर्ड। ये जो है वो प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और जो एपीडिया स्कोप होता है, परिचित्रदर्शी, ये तीनों ही आपके प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? आपको बताना है दोस्तों कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक या विकासशील मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो दोस्तों किसी भी छात्रों के या सही मूल्यांकन के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए वो विधि है आपकी सतत मूल्यांकन विधि। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मूल्यांकन विधि है? वो सतत मूल्यांकन विधि है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। और सही मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? सतत मूल्यांकन विधि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का क्या है। बच्चे को पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का जो पहला शिक्षक है वो कौन होता है? माहौल, जो उसका परिवेश रहता है, जिस माहौल में रहता है वो होता है उसका शिक्षक होता है, माता पिता होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है दोस्तों कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। आप सभी को पता होगा, माता पिता। बच्चे के जो पहले शिक्षक या गुरु माने जाते हैं वो कौन होते हैं? उसके माता पिता ही होते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिलना चाहिए? जब वे एक आदर्श जीवन जीता भी हो तब भी मिलना चाहिए, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब भी मिलना चाहिए, और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। इन तीनों ही परिस्थितियों में समाज में शिक्षक को जो है वो सम्मान मिलना चाहिए। तो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? आपको बताना दोस्तों कि आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, पाठ को सबसे रोचक बनाना, छात्रों का सहयोग लेना, या छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। तो दोस्तों जो छात्रों को प्रेरित करने का जो सर्वोत्तम साधन निम्नलिखित में से जो होगा वो होगा दोस्तों कौन सा? छात्रों का सहयोग लेना। छात्रों का सहयोग लेना ही छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। दोस्तों छात्रों का सहयोग लेकर छात्रों को प्रेरित करने की जो तकनीक है उसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों का सहयोग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वर्ग कक्षा
के माहौल या परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है, अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है या अनुशासन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो दोस्तों, जो वर्ग कक्षा के माहौल या परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई या वातावरण स्थापित करने के लिए या उसे मजबूत बनाने के लिए शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक रूप से जो अनुशासन है वो क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्या देता है दोस्तों, बढ़ावा देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि एक अच्छी उपलब्धि जांच के एक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है। विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता या वस्तुनिष्ठता। सभी को पता है दोस्तों कि एक अच्छी उपलब्धि जांच के अभिलक्षण में से कौन नहीं आएगा, इसमें जो द्विअर्थकता है ये नहीं आएगा। बाकी आपका विधि मान्यता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं इसके अभिलक्षण में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्विअर्थकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का कि समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य है सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, बच्चों में व्यावसायिक सक्षमता का एक पर्याप्त स्तर विकसित करना, बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना या बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद करना। तो दोस्तों, जो समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों बच्चे को अपने परिवेश को समझने में मदद देना। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आपको बता दूं कि समाज के एजेंट के रूप में स्कूल का जो प्राथमिक कार्य है वो बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद करना होता है या मदद देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सा गुण है दोस्तों जो एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है। उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए या उसमें भरपूर धैर्य संयम होना चाहिए। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से वह गुण जो एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है वो है कि उसमें भरपूर धैर्य या संयम होना चाहिए। ये एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य गुण माना जाता है कि उसमें भरपूर संयम या धैर्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो अधिगम की सबसे उचित परिभाषा है वो है आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार ही अधिगम की सबसे उचित परिभाषा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किस विकास का करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किस विकास को करना, ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को तभी सीख सकता है जब वे उसे खुद करेगा या स्वयं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खुद करके ही कोई भी व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को सीख सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज स्थानों में रहते हैं, जिनके सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज स्थानों में भी रहते हैं, जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं भी होती है और जो शारीरिक रूप से अक्षम भी होते हैं। ये तीनों ही कारण इसमें सम्मिलित होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको बताना है दोस्तों कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना या छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना। दोस्तों सभी को पता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि छात्रों की जो सोचने की शक्ति है उसमें विकास करना या उसे विकसित करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री या उपयुक्त सभी। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर कौन प्रदान करती है? ए, बी, सी तीनों ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूल योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में? दोस्तों ये कब शुरू की गई थी? भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूल योजना जो है वर्ष 2004, याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से? तो दोस्तों विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए वो हमेशा लोगों के बीच ही की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, लोगों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया? 1990, 1992, 1996 या 1998? तो दोस्तों ये कब निकाला गया था? ये निकाला गया था दोस्तों आपका 1996 में। कब निकाला गया था? 1996 में निकाला गया था, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य, थोड़े महत्व, ज़्यादा मूल्य नहीं या विचारणीय या यथेष्ट मूल्य? तो दोस्तों स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र होता है, वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, विचारणीय मूल्य। कौन सा मूल्य होता है दोस्तों? विचारणीय मूल्य जो है वो एक स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का। एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह छात्रों को विषय की जानकारी देता या देती हो, विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो या करती हो, छात्रों को परीक्षाएं पास कराने के लिए तैयार करता हो या करती हो, या छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता हो या करती हो। तो दोस्तों एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह विषय वस्तु को, जो पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु है उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो या करती हो, तभी एक शिक्षक को सफल माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये या नज़रिए का अर्थ होता है। आपको बताना है दोस्तों कि शिक्षण के प्रति जो अति सक्रिय नज़रिया होता है उसका अर्थ क्या माना जाता है या क्या होता है? गतिविधियों के माध्यम से सीखना, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण, शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और अति सक्रिय हो, विषय अति सक्रिय होने चाहिए न कि स्थिर या शांत होने चाहिए। तो दोस्तों शिक्षण के प्रति जो अति सक्रिय रवैये या नज़रिए का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण से इसका अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक के लिखावट? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर जो निर्भर करती है वो कौन है? वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक की जो योग्यता है वो निर्भर करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24।
भारत सरकार में भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल है। आपको बताना है दोस्तों कि क्या शामिल है। भारत सरकार का साक्षात पोर्टल, प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से कौन सी पहल शामिल है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें भारत सरकार का साक्षात पोर्टल भी शामिल है, प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं और सीखने और ऑनलाइन प्रशिक्षण या शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन भी सम्मिलित हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों ही इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि जो शिक्षक होते हैं वो किस लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, शिक्षण को जो है रोचक बनाने के लिए करते हैं, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए करते हैं, या छात्रों के समझ स्तर के भीतर शिक्षण को रखने के लिए करते हैं। तो दोस्तों शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो शिक्षण है उसको क्या बना सके, रोचक बना सकें। जी हाँ दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि समूह में सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समूह में सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को सदैव प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होना चाहिए, कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, या को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आजकल के जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही हैं उनको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होना चाहिए। दोनों को ही, शिक्षक को भी अच्छी जानकारी होना चाहिए और विद्यार्थी को भी अच्छी जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित, समूहित, अंतरालित, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ाई के रूप में क्या जाना जाता है, उसे जाना जाता है दोस्तों अंतरालित। किस रूप में जाना जाता है, अंतरालित। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्य चर्चा निर्माण का कार्य माना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि पाठ्य चर्चा निर्माण का कार्य माना जाता है एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि पाठ्य चर्चा निर्माण का जो कार्य है वो एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आपका कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने मिलता है एग्जाम में। 1996 में, 1998 में, 2001 में, या 2003 में। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बीच के जो आयु के बच्चे होते हैं उनको एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। ये किया गया था दोस्तों आपका वर्ष 2001 में। याद रखना है दोस्तों आपको, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आज का। विद्यार्थियों की समूह सक्रियता ने निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है दोस्तों कि विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं, या उपयुक्त सभी। दोस्तों कौन सा कथन सही होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
उपर्युक्त सभी ए, बी और सी तीनों ही कथन इस विषय में सत्य होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो है आपके ग्रेड भी है और अंक भी है, दोनों ही जो है वो किसी भी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, ये दोनों के बेस पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड या अंक, ग्रेड और अंक दोनों। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष किया? 2006, 2007, 2008 या 2009? तो दोस्तों भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया? वो किया है दोस्तों आपका वर्ष 2009 में। कब किया दोस्तों? वर्ष 2009 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा, आपको बताना है दोस्तों कि पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों अनुसंधान से क्या पता चल जाता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा? वो है दोस्तों आपका 95% हिस्सा। 95% हिस्सा जो है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर कौन सा होता है? उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरण या निरुत्साहन? तो दोस्तों जो योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों अभिप्रेरण। कौन सा होता है? अभिप्रेरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन के बाद आज के पर्यावरण के क्वेश्चन। दोस्तों हमने 35 क्वेश्चन देख लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। अब हम 35 क्वेश्चन देखेंगे अपने पर्यावरण के, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पर्यावरण का पहला प्रश्न क्या है और आज का 36 नंबर का क्वेश्चन कि किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? ताप विद्युत शक्ति केंद्र के द्वारा, जल विद्युत शक्ति केंद्र के द्वारा, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा या कैडमियम के द्वारा? तो दोस्तों वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत शक्ति केंद्र के कारण जो है वो वायु प्रदूषण नहीं होता है। बाकी ताप विद्युत केंद्र, हरित ग्रह प्रभाव एवं कैडमियम, ये तीनों के कारण ही वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। ऊर्जा का वैकल्पिक साधन कौन सा नहीं है? जैव द्रव्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौरताप ऊर्जा या ताप विद्युत शक्ति केंद्र? तो दोस्तों जो ऊर्जा के वैकल्पिक साधन के अंतर्गत नहीं आएगा वो है आपका ताप विद्युत शक्ति केंद्र। बाकी आपका जैव द्रव्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ताप ऊर्जा, ये तीनों ही ऊर्जा के वैकल्पिक साधन के अंतर्गत आएंगे। जो ताप विद्युत शक्ति केंद्र है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूल के प्रभाव से रंध्र खुल जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण तीव्र होता है या रंध्र बंद हो जाते हैं? तो दोस्तों धूल के प्रभाव से क्या होता है? जो रंध्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। धूल के प्रभाव से रंध्र जो हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 2 बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है वे क्रमशः कहाँ एवं कब घटित हुई? सभी को पता है दोस्तों कि MIC जो भोपाल गैस कांड हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण, तथा चेरनोबिल त्रासदी जो हुई थी वो कब हुई थी आपको बताना है। दोस्तों वो हुआ था, आपको सभी को पता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो 1984 में हुई थी। अब आपको ये बताना है दोस्तों कि जो चेरनोबिल त्रासदी है वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों यूक्रेन में हुई थी और सन 1986 यानी 1986 में हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो MIC यानी जो भोपाल गैस कांड है वो 1984 में हुआ था और जो चेरनोबिल त्रासदी है वो यूक्रेन में 1986 में घटित हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वायुमंडल में कौन सा पर्यावरण प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है? पारा, कोहरा, HFC या ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट? तो दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित वह पर्यावरण प्रदूषक जो भारहीन अपशिष्ट के रूप में है वो है आपका ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो है वो एक भारहीन अपशिष्ट माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
धूम्र कोहरे का निर्माण होता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो धूम्र कोहरा होता है उसका निर्माण किससे होता है? धुएं एवं कोहरा से, धुएं एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, ये CO2 है, धुएं एवं रेडियो एक्टिव पदार्थ से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो धूम्र कोहरे का जो निर्माण होता है वो होता है धुएं एवं कोहरे से। धुएं एवं कोहरे से होता है धूम्र कोहरे का निर्माण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। वन महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आज का, कि वन महोत्सव मनाया जाता है जनवरी एवं फरवरी में, फरवरी एवं जुलाई में, मार्च एवं अप्रैल में, दिसंबर एवं अगस्त में। तो दोस्तों जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका फरवरी एवं जुलाई में। कब मनाया जाता है? फरवरी एवं जुलाई में मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नम भूमि से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि नम भूमि से क्या तात्पर्य है। भूमि में जल की मात्रा कम हो, भूमि में जल की मात्रा अधिक हो, भूमि में रेत की मात्रा कम हो, या भूमि में जीवाश्म की मात्रा अधिक हो। तो दोस्तों जो नम भूमि से तात्पर्य होता है कि भूमि में जल की मात्रा अधिक होने से है। इसका क्या तात्पर्य है? नम भूमि का जल में भूमि में जल की मात्रा अधिक होने से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, किसी प्राकृतिक संसाधन का नवीनीकरण होता है? मोस्ट MP क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका नवीनीकरण होता है प्राकृतिक चक्र के द्वारा, भौतिक चक्र द्वारा, कृत्रिम चक्र द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी प्राकृतिक संसाधन का जो नवीनीकरण होता है वो होता है आपके प्राकृतिक चक्र के द्वारा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, क्यूबिक टन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकीय पदछाप के जो माप की इकाई है वो कौन सी है? वो है भूमंडलीय हेक्टेयर। कौन सी है? भूमंडलीय हेक्टर ही आपके पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बहुत अधिक हो गई, इसका कारण? जंगलों की कटान, HCFC गैस का प्रचुर मात्रा में उत्सर्जन, कल कारखाने के धुएं की प्रचुरता, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों की जो सांद्रता है वो बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण जंगलों की कटाई भी है, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है उस गैस का प्रचुर मात्रा में उत्सर्जन भी है, कल कारखाने से निकलने वाले धुएं की प्रचुरता भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज एवं कवक कहलाते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि जो जीवाणु एक्टिनोमाइसीज होते हैं एवं कवक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? घटक, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, या पक्षपोषी। दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। जो जीवाणु एक्टिनोमाइसीज एवं जो कवक होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? चमड़ा उद्योग से, कल कारखानों से, कोयला खनन से, या थर्मल पावर प्लांट से। तो दोस्तों जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है वो किसके कारण होता है? जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसके कारण फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मरुस्थल की राजधानी निम्न में से किसे कहा जाता है? सभी को पता है दोस्तों कि भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों आज का, कि सामान्य प्रशीतक कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं NO एक गंभीर प्रदूषक है। यह वायुमंडलीय तापमान घटा देते हैं, वायुमंडलीय तापमान बढ़ा देते हैं, वायुमंडलीय O3 है यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, या अधिक वर्षा कराते हैं। तो दोस्तों जो सामान्य प्रशीतक कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं जो NO2 है, ये NO2 जो है एक गंभीर प्रदूषक हैं। यह क्या करते हैं दोस्तों? ये हैं जो आपके वायुमंडलीय ओजोन परत जो होती है, वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है उसको क्षति पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि जैवमंडल में से CO को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या प्राथमिक उपभोक्ता। तो दोस्तों यदि जैवमंडल में से CO2 है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हटा दिया जाता है तो सबसे पहले कौन प्रभावित होंगे? वो होंगे दोस्तों कौन? उत्पादक। जो उत्पादक है, जो हरे पेड़ पौधे हैं, वो क्या होंगे? सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? पारा, सीसा, कॉपर या ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है वो आपकी पारा भी है और शीशा भी है। ये दोनों ही धातु जो हैं वो मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। धुएं से आँख में जलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि दोस्तों जब हम जो धुआं है वो जब आँख में जाता है तो हमारे आँख में जलन होती है, तो वो किस पदार्थ के उपस्थित होने के कारण होती है धुएं में? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोस्तों वो पदार्थ कौन सा है? वो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। धुएं में उपस्थित जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसी के कारण जब हमारे आँख में धुआं जाता है तो हमारे आँखों में जलन पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है? सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो दोस्तों ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है, सभी को पता है वो कौन सा स्रोत है? वो है सौर ऊर्जा। ये ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है क्योंकि ये कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक प्रदूषण होता है? किससे प्राकृतिक प्रदूषण होता है? वायुमंडल में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति से, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से, जंगल की आग से या CH की उपस्थिति से। तो दोस्तों जो प्राकृतिक प्रदूषण होता है वो होता है जंगल की आग से प्राकृतिक प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 56, CO का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रति इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होती है? आपको बताना है दोस्तों कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसका विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रति इसकी जो बद्धता होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 250 गुना होती है। कितनी होती है? 250 गुना होती है, इसीलिए इसका बहुत ही विषैला प्रभाव होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, खाद्य स्तूप का शीर्ष या द्वितीयक अपघटक। दोस्तों प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर रहते हैं और कीटों को खाते हैं, और यदि मोर सर्प को खाता है तो जो मोर होगा वो खाद्य स्तूप का शीर्ष माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक परितंत्र में दो घटक होते हैं। सभी को पता है दोस्तों कि एक परितंत्र में कौन कौन से दो घटक होते हैं? एक होता है जीवीय घटक और एक होता है अजीवीय घटक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जीवी तथा अजीवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक चारागाह या ग्रासलैंड में मेंढक है। सर्पों का शिकार, मोरों का शिकार, कीटों का शिकार या ए और सी दोनों। तो दोस्तों एक चारागाह या ग्रासलैंड में जो मेंढक होता है वो सर्पों का शिकार भी होता है और कीटों का शिकार भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 2 अक्टूबर 2008 से, 1 नवंबर 2008 से, 2 दिसंबर 2007 से या 9 जनवरी 2008 से। तो दोस्तों सरकारी एवं निजी कार्यालयों में जो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था वो कब से लगाया गया था? वो लगाया गया था दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 2008 से लगाया गया था। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न जीवों के मध्य स्पर्धा या कंपटीशन प्रभाव डालती है? पोषण पर, समुदाय विकास पर, आबादी घनत्व पर या उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों विभिन्न जीवों के मध्य जो स्पर्धा या जो कंपटीशन होता है वो प्रभाव डालती है। किस पर प्रभाव डालती है? वो डालती है दोस्तों हमारे पोषण पर भी, समुदाय के विकास पर भी और आबादी घनत्व पर भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है आज का, खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, IMP क्वेश्चन है कि खरपतवार वाले जो पौधे रहते हैं वो फसल वाले पौधों से स्पर्धा करते हैं। परिवेश के लिए, विकास के लिए, प्रकाश के लिए या स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। तो दोस्तों जो खरपतवार वाले जो पौधे होते हैं वो फसल वाले पौधों से स्पर्धा क्यों करते हैं? स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध में आवश्यक क्या होते हैं? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य जो पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं, इन तीनों में जो संबंध
आवश्यक होते हैं वो किस लिए आवश्यक होते हैं? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए भी आवश्यक होते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए भी आवश्यक होते हैं, और प्राकृतिक आपदा के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो इन तीनों कारणों के लिए ABC तीनों ही वजह से यह संबंध जो है आवश्यक होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है जो प्रस्तुत करते हैं विरोध, सहभागिता, सहोपकारिता, अंतरजातीय प्रतियोगिता को। तो दोस्तों कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है जो क्या प्रस्तुत करते हैं? वो करते हैं दोस्तों अंतरजातीय प्रतियोगिता को। किसे प्रदर्शित करते हैं? अंतरजातीय प्रतियोगिता को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्राथमिक उत्पादक से, प्राथमिक उपभोक्ता से, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो किससे ऊर्जा प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो करते हैं दोस्तों प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता से। जो उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता रहते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से सही कथन है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की होती है, दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, पहाड़ी क्षेत्र कम उत्पाद क्षमता वाला क्षेत्र है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में सही कथन कौन से हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा उत्पादकता प्रवाल भित्ति की प्रक्रिया होती है, ये भी कथन सही है। दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ वाली होती है, ये भी कथन सही है। और पहाड़ी क्षेत्र कम उत्पाद क्षमता वाला क्षेत्र है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कार्बन किस में पाया जाता है? जैवीय तंत्र में, पानी में, अकार्बनिक यौगिकों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो दोस्तों जो कार्बन होता है वो जैवीय तंत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जैवीय तंत्र में पाया जाता है। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं सूर्य से, जल से, जलीय जंतुओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जलीय पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किससे करते हैं? जल से करते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है वो जल से करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव जनित वायु प्रदूषक है? पराग, वनअग्नि, रेत व धूल का उड़ाव, या शक्ति ग्रह। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो मानव जनित वायु प्रदूषक है वो है आपका शक्ति ग्रह, या जो पावर हाउस होते हैं वो जो हैं मानव जनित वायु प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसॉल, जलवाष्प, या ये सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो वायु प्रदूषक के अंतर्गत आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, एरोसॉल भी आएगा, और जल वाष्प भी आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी वायु प्रदूषक हैं या वायु प्रदूषक के कारण हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।